तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइंस्टीन द्वारा जो प्रकाश विद्युत समीकरण दी गई थी उसके बारे में। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस क्लास की फ्री पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो आप इस कोड को स्कैन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री पीडीएफ पाने के लिए। और अब अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड कर ली है तो क्लास के समय उसे पीडीएफ को या तो प्रिंट करवा के या हाथों से लिख के या फिर किसी और डिवाइस में अपने सामने ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब मैं आपको समझाऊंगा तो वो पीडीएफ आपके काम आएगी। आपका ध्यान लिखने में कम और समझने में ज़्यादा होगा। इस हेडिंग को समझाने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ कि पिछली बार मैंने प्रकाश की द्वैती प्रकृति आपको समझाई थी। तो जब द्वैती प्रकृति मैंने समझाई थी तो मैंने कहा था प्रकाश कण के रूप में और तरंग के रूप में दोनों तरह से व्यवहार करता है। अब ये खोज या ये मान्यता किसने मानी थी? तो वो सबसे पहले आइंस्टीन ने मानी थी, क्योंकि जब प्रकाश के व्यतिकरण विवर्तन जैसी घटनाओं की बात होती थी तो हम प्रकाश को तरंग मानते थे, और प्रकाश विद्युत प्रभाव की जब खोज हुई तब प्रकाश को कण मानना ज़रूरी था उसकी व्याख्या करने के लिए। तो आइंस्टीन ने माना कि मान लो कि कोई एक ऐसी तरंग है, सिर्फ एक सिंगल तरंग, ऊर्जा का एनर्जी का एक पैकेट है जो है तो तरंग लेकिन कण की तरह भी व्यवहार करता है, और इसी को आइंस्टीन ने फोटोन बोला था। तो आपकी इस हेडिंग में सबसे पहले मैंने फोटोन के बारे में ही लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। तो फोटोन की व्याख्या आइंस्टीन ने करी और किस तरीके से करी और क्यों ये करनी पड़ी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब कुछ बातें जो आपको इस हेडिंग को समझने से पहले जाननी होंगी कि जहाँ पे भी ई के आएगा वो गतिज ऊर्जा होगी, जिसका फॉर्मूला होगा 1/2 mv²। ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के लिए हमने यहाँ पे यूज़ करा है। एक समीकरण हम ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की पहले सिद्ध कर चुके हैं। ये पिछली हेडिंग में जब हमने करवाया था, तो जब ये डेरिवेशन मैंने आपको समझाया था तब हम सिद्ध कर चुके थे इसे। और दूसरा ये h प्लांक नियतांक, इस नियतांक का मान भी मैंने लिख दिया है। वैसे तो आपको क्वेश्चन पेपर में, जब आप यूपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो लास्ट पेज पे आपको ये सारे नियतांक दिए जाएंगे जो भी आपके ज़रूरी होंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको याद रखना होगा 6.6 × 10⁻34 जूल/सेकंड ये प्लांक नियतांक होता है। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं 4 ऑप्शन वाले, उनमें ये पूछ लिया जाए। अब W ये है कार्य कौन सा? जो इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से बाहर लाने के लिए हमने करा है, या कह लो फोटोन ने दिया है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे फोटोन की, तो फोटोन के बारे में आइंस्टीन ने ये भी बताया था कि जो प्लांक नियतांक है h और जो आवृत्ति है न्यू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें वो ऊर्जा मिलेगी जो फोटोन इलेक्ट्रॉन को देता है और अपना उसका खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है फोटोन का। यानी कि जब भी प्रकाश की किरण किसी धातु की प्लेट पर पड़ेगी तो उसमें उपस्थित जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे फोटोन गिरेंगे, तो फोटोन का तो खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और जो उसकी ऊर्जा है टोटल, जिसे हम h न्यू लिखते हैं, वो सब की सब दे दी जाएगी इलेक्ट्रॉन को। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास h न्यू ऊर्जा है, अब इस ऊर्जा को पाके ये मान लीजिए कि फ़ोटोन यहाँ से आया और इस पर गिर गया इलेक्ट्रॉन पे, फोटोन तो हो गया ख़त्म। अब इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा है I h न्यू। अब वो क्या कर सकता है, ये h न्यू ऊर्जा दो काम में यूज़ होगी। पहला काम कि उसे अपनी कक्षा छोड़ने में मदद करेगी, यानी कि W कार्य जो हमने पीछे यहाँ पे बताया था, ये जो W कार्य वो करेगी h न्यू ऊर्जा। दूसरा काम क्या होगा कि वो गतिज ऊर्जा देगी, यही जो फोटोन ने ऊर्जा दी थी उससे उसे गति मिलेगी, जिसे हमने ई के बताया, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो जो फोटोन की टोटल ऊर्जा थी वो दो भागों में बट गई। एक भाग इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से बाहर निकालने में मदद करेगा और दूसरा भाग उसे गतिज ऊर्जा देगा। अब आइंस्टीन ने यह भी बताया कि फोटोन सभी जितने भी इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो बाह्य कक्षा हो चाहे अंदर की कक्षा हो, सभी में पड़ेंगे। फोटोन पड़ेंगे सभी में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे ही इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ के मुक्त हो जाएं। इसका कारण ये है कि मान लो कि अंदर, सबसे अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ पहले, जो सबसे अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, अब
पे अगर फोटोन पड़ेगा और h न्यू ऊर्जा इसे मिलेगी, और अगर ये ऊर्जा उतनी नहीं हुई जितनी इसे कक्षा छोड़ने में मदद करने के लिए चाहिए थी, तो वो अपनी निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में तो चला जाएगा, लेकिन परमाणु को छोड़ के नहीं जाएगा, और जैसे ही उसकी ऊर्जा ख़त्म होगी वो अपनी कक्षा में वापस आ जाएगा। तो इसलिए आइंस्टीन ने कहा था कि फोटोन पड़ते सभी इलेक्ट्रॉन पे हैं, लेकिन कुछ ही इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ के बाहर निकल पाते हैं, क्योंकि सभी को ऊर्जा अलग अलग चाहिए कक्षा छोड़ने के लिए। अब कोई मान लो 3-4 कक्षाएं हैं, अब जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा उसे तो ऊर्जा बहुत कम चाहिए, उसे थोड़ी ऊर्जा मिलेगी, वो छोड़ के निकल जाएगा और बहुत तेज़ गति से निकलेगा। लेकिन उससे अंदर की कक्षा में जो होगा उसे ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, यानी कि उसका डब्ल्यू का काम ज़्यादा होगा। तो इसके लिए इसके बाद जो निकलने के बाद, इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जो गतिज ऊर्जा होगी वो उसके पास कंपैरेटिवली, यानी कि तुलनात्मक रूप से इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से कम होगी। इसीलिए आइंस्टीन ने कहा था कि चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़ के निकले, उन सभी की गतिज ऊर्जा सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। हालांकि सभी को h न्यू ऊर्जा दी गई है, लेकिन सभी को निकालने के लिए काम अलग अलग करना पड़ रहा है, इसलिए सबकी गतिज ऊर्जा भी बाद में अलग अलग होगी। अब एक समीकरण हमने इसे दूसरे तरीके से लिखते हैं, इसे E को मैं इधर लिख लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को, ये h न्यू और माइनस का W उधर जाएगा। तो अब समीकरण कुछ इस तरीके से हो गई है, इसे मैं दोबारा रिवाइज करके लिखता हूँ। ये और इधर आएगा E के, इसी समीकरण को रीअरेंज किया है मैंने, और यहाँ पे h न्यू और माइनस का W, ये W h न्यू की तरफ चला गया इसलिए माइनस का हो गया, और E के हमारा था ही। अब इस समीकरण की तुलना हम जो पिछली आपको समीकरण पिछले डेरिवेशन में करवाई थी, E के इक्वल टू a न्यू माइनस b, इससे करेंगे। तो जब तुलना करेंगे हम, ये मैं आपके लिए डम्बी लिखाया था, अभी समझाऊंगा इनसे भी। तो हमारी एक आइंस्टीन वाली जो समीकरण आई थी अभी, वो थी ये, और जो पिछले डेरिवेशन में हमने सिद्ध करी थी हर्ट्ज और लेनार्ड के प्रयोग जब हम कर रहे थे, वो ये न्यू है, और वो ये समीकरण पूरी ये थी। तो तुलना करने पे हमें पता क्या चलता है, यहाँ तो दोनों साइड सेम है, यहाँ न्यू सेम है, लेकिन यहाँ a की जगह h है, तो हम कह सकते हैं कि जो a हमने ढाल माना था उस ग्राफ का, वो प्लांक नियतांक के बराबर है, और जो अंतःखंड b वहाँ पे कट रहा था वो b बराबर है w के, जो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। अब इतना कुछ करने के बाद न्यू जो आवृत्ति है उसमें मैंने आपको दहली आवृत्ति भी समझाई थी। दहली आवृत्ति में क्या होता है कि ये मिनिमम आवृत्ति होती है जिस पे कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ दे, चाहे उसकी बाद में गतिज ऊर्जा मिले या ना मिले, मतलब गतिज ऊर्जा ना मिले, सिर्फ अपनी कक्षा वो छोड़ सके, इतनी आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे h न्यू की जगह h न्यू नॉट लिखूँगा, यानी कि दहली आवृत्ति के साथ प्लांक नियतांक की गुणा करूँगा, तो ये वो कार्य होगा जो इलेक्ट्रॉन को, या ये वो ऊर्जा होगी जो इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा छुड़वा दे। तो इसका मतलब कि ये बराबर होगी इस W के। तो अब समीकरण क्या बनेगी, जो आइंस्टीन की समीकरण थी उसे हम लिख सकते हैं E के इज इक्वल टू h न्यू माइनस W की जगह में लिखूँगा h न्यू नॉट, क्योंकि W का मान अभी हमने क्या देखा था, दहली आवृत्ति की अगर प्लांक नियतांक से गुणा करें तो यही ऊर्जा चाहिए जो उस कार्य के बराबर होगी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा छुड़वा दे। अब आइंस्टीन की समीकरण कुछ इस तरीके से बन गई, और इसकी हम गुणा कर देंगे और h ले लेंगे कॉमन, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, ध्यान रखिएगा ये न्यू है। अब मैंने आपको शुरू में एक समीकरण पढ़ाई थी कि E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, यहाँ पे ये नॉट नहीं, v स्क्वायर है। v स्क्वायर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो वेग है उसका वर्ग। तो ये भी E के है और ये भी E के बराबर है, यानी कि दोनों को मैं आपस में बराबर रख सकता हूँ, इन दोनों को। तो समीकरण क्या बनेगी फिर, समीकरण हमारी बन जाएगी 1/2 mv स्क्वायर बराबर प्लांक नियतांक और इनटू में
फोटोन की आवृत्ति माइनस देहली आवृत्ति, ये आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण बनेगी, जो कि हमारी अभी हेडिंग थी। हेडिंग में हमने लिखा था कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, तो वो हमने सिद्ध कर दी है। आइंस्टीन ने जिस तरह से समझाया था वो मैंने आपको बता दिया। अब आपके नोट्स में लिखा गया होगा वी स्क्वायर की जगह वी मैक्स स्क्वायर, यहाँ पे वी मैक्स होगा, बस वो इसीलिए है कि ताकि इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है उसे दिखा सके, इसके अलावा उसका और कोई रोल नहीं है। अब मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। डायग्राम में क्यों लेके आया था, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये वेव आई जिसे हम फोटोन कह रहे हैं, ये तरंग और कण दोनों का काम करती है, और जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन पे पड़ी वो इलेक्ट्रॉन बाहर उछल गया अपनी कक्षा से और उसे मिल गई गतिज ऊर्जा। अच्छा, ये बंधा हुआ क्यों था, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज था और इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव था, इसलिए इनके बीच में अट्रैक्शन था, जिसके कारण ये इसी कक्षा में बंधा हुआ था। ऐसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए एक और डायग्राम है। यहाँ पे ये देखिए, फोटोन को दिखाया गया है और आगे इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ने वाला है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगा ये अपनी कक्षा से बाहर निकल जाएगा और हम कहेंगे कि धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि आवेश एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। बाकी अब लास्ट में, अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं तो ऑफलाइन कोचिंग ट्यूशन के बारे में पता कर सकते हैं इस नंबर पे, और लास्ट में ये कोड है, स्कैन कर लेना। और आपको पता ही है SSL के बारे में।